चलो बच्चों, शिक्षालय पे बिहार बोर्ड एडिशन में तुम सबों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं बिहार बोर्ड के जो आपके मैथमेटिक्स और मतलब गणित और विज्ञान के जो सिलेबस हैं उसके पूरे बेसिक्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, गणित के, फिजिक्स माने भौतिकी के और रसायन के, तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्लस उस पर आधारित जो प्रश्न हैं जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबों को मैं अपलोड करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा मेरा नया वीडियो दिखता रहे और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भौतिकी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों का, वो है प्रकाश। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक वीडियो में टॉपिक मैं परावर्तन का सिर्फ दूंगा और फिर दूसरे वीडियो में मैं अपवर्तन का दूंगा। तो परावर्तन में प्रकाश की, सबसे पहले प्रकाश को समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हम लोगों को, ठीक है, दृष्टि बोध की संवेदना देता है, मतलब किसी भी चीज को देखने की संवेदना देता है, वही प्रकाश है। ये एक तरह का ऊर्जा है। प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। इसका जो वेग है, स्पीड जो है, वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है लाइट का, काफी स्पीड है ये। तो ये तो हो गया प्रकाश का बेसिक। आइए अब आगे समझते हैं परावर्तन। परावर्तन क्या है? तो देखिए परावर्तन का डिफिनीशन लिखा हुआ है आपके सामने कि प्रकाश के किरणों का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। किसी सतह से टकराकर वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। बच्चों अब ये सतह पे निर्भर है कि वो सतह प्रकाश के इन किरणों को कितना अवशोषित करेगा और कितना परावर्तित करेगा। अगर मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रे उसमें ज्यादातर उसका जो हिस्सा है प्रकाश की किरणों का वो क्या करेगा ना, पार कर जाएगा, दूसरे तरफ चला जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो सतह के द्वारा हमेशा अवशोषित भी होगा और परावर्तित भी होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अवशोषित नहीं होता, तो कोई चीज धूप में रखने से गर्म होता बच्चों? नहीं ना। इसका मतलब वो सतह प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित करता है और किरणों को परावर्तित करता है। ठीक है, परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन के नियम जो बहुत आवश्यक हैं, तो ध्यान से एक एक बात को देखें, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट को अगर बहुत ध्यान पूर्वक अगर आपने देखा तो निश्चित रूप से जो आपके है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, जड़ बताऊंगा हर चीजों का। तो देखिए परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम 2 नियम है। पहला नियम बोलता है कि, पहले डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिए। डायग्राम में दिखाया जा रहा है आपको कि एक दर्पण है जिसके नीचे के सतह को क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है ताकि प्रकाश की किरणें परावर्तित हो सके। पारदर्शी माध्यम नहीं रखा गया है। तो जो आपतित किरण है, जो आकर टकरा रही है, वो आपतित किरण है। टकराकर जो वापस उसी माध्यम में जा रही है वो एक्चुअली परावर्तित किरण है। और आपतन बिंदु पे जो आप 90 डिग्री समकोण बनाता हुआ जो लाइन देख रहे हैं वो आपका अभिलंब है। तो ये 3 तरह के शब्दों को ध्यान रखें। आपतित किरण, पहला नियम उसी पे आधारित है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु में एक ही सतह पर होता है। देख ही रहे हैं, ओ बिंदु पे एक ही सतह पे तीनों आकर मिल रहा है। दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो इसके नियम हो गए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब
इसमें जो बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण को लेकर होता है और उस पर आधारित एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको अब आगे। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सारे बात समझ में आ जाएंगे। कि मान लीजिए ये हमारा दर्पण है जिसमें ये सतह हमने इसको क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब डाला गया है और ये एक ही पॉइंट ओ पे आता है। ठीक है, तो नॉर्मल को एन कर देते हैं और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे अंग्रेजी में बोला जाता है परावर्तित किरण। तो हमेशा याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। और यही आपतन कोण जो है ये बराबर होता है परावर्तन कोण का। तब पूछेंगे ये बातें तो आपने पिछले स्टेप में बताया, फिर नया क्या है? तो नया ये है बच्चों कि कभी कभी क्या बोलता है कि प्रकाश की कोई किरण सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। अब इसमें आपको बताता है कि इसमें परावर्तन के कोण का मान ज्ञात करें। परावर्तन का कोण ये है, लेकिन आप याद रखिएगा सतह के साथ आपतित किरण का जो कोण बना वो आपका आपतन कोण नहीं हुआ। और बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं 60 डिग्री है आपतन कोण, चलो परावर्तन के कोण 60 डिग्री कर देते हैं। और बोर्ड वाले होशियार होते हैं, वो ऑप्शन में भी डाले रहते हैं, विकल्प में भी डाल देते हैं उसको 60 डिग्री को फटचटिक। ध्यान रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है वो आपतन कोण होता है। और परावर्तित किरण, तो इसका मतलब ये अगर 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, और ये अगर आपका 60 डिग्री है, तो निश्चित तौर पे ये जो आप देख रहे हैं ये कितना आएगा, 30 डिग्री। तो आपका आपतन कोण यहां कितना है, 30 डिग्री, और वही परावर्तन कोण के बराबर होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो ऑप्शन होगा उसमें आप टिक लगा दिया करेंगे। तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने देखा परावर्तन के नियम को। अब देखिए, अब हम लोग दर्पण के असली चरित्र पे आते हैं। दर्पण दो तरह का होता है, समतल दर्पण, एक तो समतल होता है एकदम, जिसको प्लेन मिरर आप बोलते हैं, जिसके बारे में थोड़ी बहुत बात जानना है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग को ज्यादातर जानना है इस अभ्यास में, इस एक्सरसाइज में। तो चलिए, ये दोनों दर्पण के प्रकार है। सबसे पहले समतल दर्पण को समझते हैं। समतल दर्पण का मतलब हो गया जिसका आपतित सतह जो है वो एकदम समतल हो, फ्लैट हो, सीधा। और गोलीय दर्पण का मतलब हो गया कि जिसका आपतित सतह जो है इस तरह वक्रता आकार का हो, वक्र की तरह हो, गोलीय दर्पण। ठीक है, और इस तरह से उस पर आपतित किरण आपतित होती है। अगर इस सतह को पॉलिश कर दिए तो अलग नाम होगा, अभी हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले समतल दर्पण को देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण भी परावर्तन के नियम को जो है फॉलो करेगा। मतलब इस पे भी आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सबका जो नियम था वही नियम फॉलो होगा। लेकिन इसकी जो खास बातें आपको याद रखनी है, देखिए दर्पण थोड़ा हम सीधा बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका समतल दर्पण जिसमें इस सतह को हमने पॉलिश कर दिया। तो इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए ये आपका अक्ष है, तो जितना दूरी पे आप वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पे हमेशा आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रतिबिंब आपको चाहिए कि जिस आकार का वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब एकदम डिट्टो बने, तो वहां समतल दर्पण उपयोगी होगा। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के भी एक हिस्से में ऐसा होता है, वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा, वस्तु का जो आकार होगा, है ना, वो दोनों बराबर होगा। तो देखिए किनारे में हम लिखते जा रहे हैं, आप बात को समझते जाइए कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब का जो बनता है उसका गुण क्या हो सकता है। तो पहला, प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, दोनों का आकार बराबर होगा, है ना। ठीक है, प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। तो देखिए ये हमेशा सीधा बनता है, और सीधा जो बनता है उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब। लेकिन ये क्या होगा ना कि थोड़ा सा वो
आपका दिखाई जो पड़ेगा वो बायां का दायां और दायां का बायां आपको दिखाई पड़ेगा, लेटरल इन्वर्सन उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब गुण है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इस लाइन को केवल अभी याद कर जाइए, क्योंकि फोकस दूरी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अनंत का मतलब होता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, अभी आप फोकस दूरी के बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में जानेंगे, सब चीज मैं बताऊंगा एक एक करके। लेकिन तत्काल चूंकि मैं समतल दर्पण को फिर रिपीट वहां नहीं करूंगा, तो आप ये जो इसके गुण मैंने समतल दर्पण के गुण आपको दिए हैं, ये सारे गुण आप अच्छी तरह से याद कर ले। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं गोलीय दर्पण के, तो देखिए एक है गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और एक है आपका उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता क्या है, तो ऐसे समझिए। देखिए अगर मान लीजिए हमने एक गोला लिया, ये शीशे का एक गोला है, खोखला गोला है, शीशे का बना हुआ है। तो गोला में आपने पढ़ा कि ये इसका केंद्र होगा और ये इसकी त्रिज्या होती थी ना। अब इसको आप काट लिए, गोला के एक टुकड़े को आपने काट लिया और टुकड़े को यहां व्यवस्थित किए। ठीक है, अब ये आप पर निर्भर है कि ये अवतल दर्पण बनेगा या उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, अगर आप इसके उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दिए और पारदर्शी बना दिए, तो आपका जो धंसा हुआ सतह है, अंदर की ओर धंसा हुआ सतह है, वो आपके लिए परावर्तक सतह हो जाएगा, जिस पर आपतित किरण आपतित होने के बाद परावर्तित होगी। तो अगर परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो वो आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह उसी टुकड़े को अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लीजिए वही टुकड़ा सेम है और इस सतह को आपने अपारदर्शी बना दिया, पॉलिश कर दिया, तब जो प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी वो परावर्तन के बाद ऐसे वापस जाएगी, तो ये आपतित किरण हो गया। तो अगर आपतन का सतह जो है, जिस सतह पे आपका आपतन हो रहा है प्रकाश की किरण का, या परावर्तक सतह बोल सकते हैं आप उसको, जहां से लौट रहा है, तो अगर परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहे, वेक्स मतलब बाहर की ओर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो अगर आपका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है तो वो उत्तल दर्पण हो गया, और परावर्तक सतह अगर अंदर की ओर है तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। तो सबसे पहले दर्पण के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह मैं दर्पण बनाऊंगा तो आपका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बार बार इस चीज को अपने आप दिमाग में रिपीट कर लेंगे और रिपीट करके आप इसको समझेंगे। इसके अभी महत्वपूर्ण जो इसके शब्दांश हैं, फोकस, फोकल लेंथ, ये सब मैं बताऊंगा। उसमें जाने से पहले आपको बताता हूं प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब बोला जाता है कि जब परावर्तित किरणें आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है। जब आपतित किरण आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब का बनना। अब इसमें शब्द पे ध्यान दीजिए। एक शब्द मैंने दिया जो मिलती है, दूसरा शब्द हमने दिया मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अगर वास्तव में मिलेगा कोई, निश्चित तौर पे अगर मिल गया तब आपका वास्तविक हुआ, और अगर आपस में मिलने की कोई संभावना नहीं रही तब आप उसको क्या करेंगे ना, काल्पनिक रूप से मिलाएंगे पीछे करके, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, आप देख रहे हैं प्रतिबिंब दो तरह के हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट है आपका कि जब आपतित किरण वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे ले सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा मतलब जो अक्ष होगा उसके नीचे बंदर की तरह उल्टा लटका हुआ दिखेगा आपको, बंदर की तरह उल्टा लटका हुआ दिखेगा, समझ जाइएगा कि वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज। ठीक है,
और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए, जब परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। और ये वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, ये हमेशा सीधा बनता है। जो अभी आप समतल दर्पण में देखें, ये हमेशा सीधा बनेगा, यानी अक्ष के ऊपर बनेगा। ऐसा क्यों होता है समझिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, ये मान लीजिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए, एक्चुअली ये मिरर है, ये दर्पण है आपका। कभी कभी क्या होता है ना, प्रकाश की किरण इस तरह आपतित होकर, एक किरण हमेशा याद रखिएगा मिलती है। कोई मिलेगा कब बच्चों, जब दो होगा तब ना, अकेला तो कोई नहीं मिलता है, मिलेगा कभी भी दो। आप भी अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो एटलीस्ट दो मित्र तो होंगे ही, है ना। तो चलिए दो किरण को लीजिए, तो मान लीजिए किरण का इस तरह से, मान लीजिए यहां से ये कोई वस्तु है जहां से ये किरण आपतित होकर परावर्तित हुई, दूसरा भी इस तरह आपतित हुई, मान लीजिए आपतित हुई इस तरह से, आपतन के बाद ये भी परावर्तित हुई। तो दोनों अगर दर्पण के सामने आकर एक दूसरे को काट दे तब ये वास्तव में आपस में मिलती है। और जब वास्तव में मिलती है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। ठीक है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति कैसा होता है बच्चों, ये मैं एक एक करके जब आपको इसके चित्र बताओ, किरण आरेख बताऊंगा, रे डायग्राम बताऊंगा, जब आपको समझ में आएगा अक्ष क्या है। कभी कभी क्या होता है, ये आपतित किरण परावर्तित हुई, एक दूसरा आपतित किरण भी आप ले सकते हैं, ये हुआ, ये ऐसे पैरेलल हो गया, मतलब पैरेलल भी नहीं, ये एक दूसरे से ऐसे दूर होता चला गया। मान लीजिए इस तरह से एक दूसरे से दूर होता चला गया परावर्तित किरण, तो इसके आपस में मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, आभासी रूप से पीछे ऐसे बढ़ाएंगे और यहां पर इसको हम लोग मिलाएंगे, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। और इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक। कल्पना में मिलाया ना बच्चों, यहां हमने वास्तव में मिलाया तो वास्तविक हो गया। तो ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब को आपने जान लिया कि बार बार मैं इस्तेमाल करूंगा, वास्तविक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से देखते चलो, क्योंकि अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, कुछ महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जो दर्पण के इस चैप्टर में बहुत आवश्यक है, उस एक एक टर्म को मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब बनने की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से हम लोग किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा बहुत जो है ना शब्दों में, वर्ड्स में इंग्लिश वर्ड्स चलेगा। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में बातें करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि आगे चल के 10th के बाद अगर आपको फिजिक्स पढ़ना होगा तो निश्चित रूप से बिना इंग्लिश का आपका काम भी नहीं चलेगा। तो आइए हम लोग रे डायग्राम को समझते हैं। हमने अभी तक देखा काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो एक बार मैं फिर रिमाइंड कर दूं कि मिरर के सामने अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो परावर्तित किरणों के वास्तविक मिलने के कारण, वास्तव में मिलने के कारण बनता है। इसलिए मिरर के सामने कभी भी, दर्पण के सामने कभी भी, हमेशा याद रखिए, एकदम रट मारिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और दर्पण के पीछे हमेशा काल्पनिक बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया है उसको अगर बहुत आसानी से, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि अगर कभी आपको किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब के स्थान, प्रकृति और आकार को निर्धारित करना है या रे डायग्राम बनाना है अलग अलग पोजीशन पे वस्तु को रखकर, बिंब को रखकर, तो देखिए मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग दर्पण के कुछ जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, उस नाम की जरूरत पड़ेगा हम लोगों को लगातार, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो उसको ऐसे समझिए कि देखिए हमने एक कॉन्केव मिरर लिया और इसके इस सतह को पॉलिश कर दिया। ठीक है, देखिए ये पोल कहलाता है, ध्रुव। ठीक है,
तो ध्रुव हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग का दर्पण होता है ना, दर्पण का लगभग बीचों बीच, यानी कि इसको अगर किताबी भाषा में अगर आप बताएं तो देखिए पोल को लिखा हुआ है, ध्रुव को लिखा हुआ है कि माने ज्यामितीय केंद्र, दर्पण का ज्यामितीय केंद्र ध्रुव कहलाता है। मतलब दर्पण का समझ लीजिए मिड पॉइंट है, वो बीच का बिंदु है, एकदम सेंटर है, ज्यामितीय केंद्र, ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, पोल हुआ। उसके बाद है देखिए अगला जो हम डायग्राम बनाते जाएंगे और डिफिनीशन आपको लिखते जाएंगे, नोट कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये जो सीधी रेखा जो आप देख रहे हैं ना, ये मुख्य अक्ष कहलाता है दर्पण का, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि ध्रुव से, है ना, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो इधर आइए, एक बार ऐसे समझिए कि ये आपका गोला है, इसी गोले को आपने काटा, ठीक है, इसी गोले को आपने काटा, तो इस गोले का ये केंद्र होगा ना, इस गोले का जो केंद्र होगा ये होगा, और इसको आपने काट लिया, यही ना आपको वहां पर अवतल दर्पण के रूप में मैंने दिखाया है, और इस सतह को आप पॉलिश कर दिए। तो गोले का केंद्र जो होता है वो आपके दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी वक्रता केंद्र की परिभाषा को देखें अगर आप, तो गोले का केंद्र, जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है, आप वो दिए गए दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यानी जिस गोला को काटकर आपने ये दर्पण बनाया है ना, उस गोले का जो केंद्र होगा वही आपके दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट जो एकदम शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं, फोकस, ये पॉइंट फोकस कहलाता है, फोकस, ठीक है। तो फोकस क्या होता है कि कई तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि बीच का बिंदु, आप ये जो देख रहे हैं ना, ये और ये दोनों बराबर होगा, एकदम मिड पॉइंट है। तो इसका डिफिनीशन मैं लिखूंगा, लेकिन पहले बात को समझिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जब किरण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं। यानी फोकस का परिभाषा होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है, उस बिंदु को फोकस कहा जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हुए, ये तीनों बिंदु हुआ। अब थोड़ा दूरी के बारे में बात करते हैं। दर्पण की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, एकदम ध्रुव से ही, नहीं कि बीचों बीच आप ये दूरी नहीं लेंगे। आप हमेशा हर दूरी को, इसकी दूरी लेना है तो ध्रुव से लेंगे, इसकी दूरी लेना है तो ध्रुव से लेंगे, हर दूरी को ध्रुव से नापा जाता है, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो ये दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। देखिए हमने फिर बात किया गोले का जो ये रहा होगा, अगर ये गोला कंप्लीट है तो आप पढ़े ना सर्किल में, वृत्त में भी पढ़े हैं, गोला में भी पढ़े हैं कि ये त्रिज्या होती है, और इसी को काट के आपने दर्पण बना लिया, तो उस गोले की जो त्रिज्या होगी आपके दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा है कि उस गोले की त्रिज्या, जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया गया है, उसे वक्रता त्रिज्या कही जाती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से आप संकेत दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फोकस से पोल के बीच का जो दूरी है, इसको फोकस दूरी बोला जाता है। फोकस से पोल की फोकस दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कि ये जो फोकस दूरी आप देखते हैं ना एफ, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि अगर आप स्केल से जब रे डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर आप 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर ही आप रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फोकस दूरी होता है वो पूरे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इस सूत्र को अब हम लोग स्थापित करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ताकि वीडियो बड़ा ना बने, ठीक है। आइए अब हम लोग इस रिलेशनशिप को हम लोग स्थापित करते हैं, इस सूत्र को स्थापित करते हैं
कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, मैं फिर से लिख दूंगा। तो आइए देखिए, हम फिर एक दर्पण बनाते हैं। ध्यान से देखिए इस सूत्र को हम लोग कैसे स्थापित करते हैं। यह हमारा दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण के ही सारे केस हम लोग करेंगे। और अब आप जान चुके हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता त्रिज्या है। अब इन चीज़ों को परफेक्ट अब जान लीजिए। देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है उसको आप फोकस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मैं और आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एमसीक्यू में पूछा जाता है। कभी आपको इनकम्प्लीट डायग्राम केवल ये समानांतर रेखा आपको दे दिया जाएगा, ये आपतित किरण आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चित्र को है ना संपूर्ण कर इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण को चिन्हित करें। आपतन कोण और परावर्तन कोण को चिन्हित करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो देखिए, कभी भी जो डायग्राम आपको दिया जाएगा, चिन्ह आपको जो दिया जाएगा, उसमें उसको पहले देखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से पास करा दीजिएगा। और अलग अलग कंडीशन में अभी बताने वाला हूं आगे। और हमेशा अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण अगर आपको मार्क करना है या फाइंड करना है तो एक बात याद रखेंगे कि आप हमेशा सी को क्या करेंगे ना, इस आपतन बिंदु से, मान लीजिए आपतन बिंदु हम ले लिए ए बी, ठीक है, तो आपतन बिंदु बी हुआ तो हमेशा सी को क्या कीजिए, बी से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये जो आपका मिला सी से जिस रेखा को आपने आपतन बिंदु से ज्वाइन किया है, तो याद कीजिए वो जो मैंने बताया था आपको, तो ये अभिलंब की तरह काम कर गया ये। तो ये आपतन कोण हो गया आपका, ये परावर्तन कोण हो गया। तो ये आपतन कोण हो गया और ये आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सत्यापित करें एफ इजिकल टू r/2, यानी फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एक एक करके समझिए कि सिंस है ना ए बी समानांतर है। देखिए ए बी जो है ये समानांतर है मुख्य अक्ष के यानी पीसी के, और है ना इसमें आप देखिए सी बी एक तिर्यक छेदी रेखा है। कैसी रेखा है? तिर्यक छेदी, है ना। हिंदी शब्दों पे थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तिर्यक छेदी रेखा है तो आपने पहले पढ़ा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये एकांतर कोण बराबर होगा इसके। तो ये आई है तो ये भी आपका आई होगा। अगर आप नाम लिखेंगे तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी आपका बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ का। ठीक है, इसका इक्वेशन 1 कर दीजिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण। ठीक है, तो एक समीकरण तो आपको यहां से मिल गया। दूसरा देखिए कोण ए बी सी, यही ए बी सी आपका बराबर होगा सी बी एफ का। कोण सी बी एफ का, ये समीकरण 2 क्यों बराबर होगा भाई? ये दोनों कोण क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम से आपको पता चला। कहां से? परावर्तन के नियम से, जहां जहां से मिलता है वो लिखते जाइए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो लेफ्ट साइड बाएं तरफ अगर बराबर है तो ये दाहिने तरफ भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो सीधे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिल गया? कोण ए बी सी बराबर मिल गया कोण सी बी एफ। ठीक है, कोण ए बी सी आपको बराबर मिल गया कोण सी बी एफ के। सॉरी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो बी सी एफ आपका बराबर आ गया सी बी एफ का। ये दोनों कोण बराबर हुआ। तो देखिए बी सी एफ यानी ये कोण और सी बी एफ यानी ये कोण, दोनों कोण बराबर आया। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में जो है ना, अगर समान कोण है तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये कोण के सम्मुख भुजा ये हो गया और इस कोण का सम्मुख भुजा ये हो गया। तो ये दोनों भुजा आपको बराबर मिल गया, सी एफ बराबर बी एफ। ठीक है, एकदम समीकरण डालते जाइए क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए
एक लाइन लिख दीजिएगा कि देखिए ये बी और पी, लिख दीजिएगा कि बी और पी दर्पण पर काफी मतलब बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, क्लोज। तो इसलिए मतलब दोनों को समझिए, बी और पी जो है ना आपका, समझिए दोनों एक ही बिंदु पे है। यहां पे तो डायग्राम में दिखाने के लिए बनाना पड़ा, लेकिन दर्पण पे जो है वो एकदम एक दूसरे के काफी क्लोज होता है और इसलिए उस दूरी के अंतर को नगण्य माना जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि BF हो, BF आपका PF के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए CF BF के बराबर है और BF PF के बराबर है। CF BF के बराबर है और BF आपका जो है ये PF के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ये अगर समीकरण 4 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि देखिए ये दोनों में सेम है, तो आपको मिल जाएगा CF बराबर PF। ठीक है, यानी ये और ये बराबर हो गया। जो मैं बार बार बता भी रहा था कि F जो है वो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है PC का। तो अब आप क्या कीजिए, लिखिए ऐसे कि PC को तोड़ कर लिखिए। तो PC को आप लिख सकते हैं PF प्लस CF। तो PC को आप पुनः लिख सकते हैं, देखिए PF और CF दोनों बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो दोनों बराबर है, तो इसको लिख देते हैं 2PF। ठीक है, यानी कि ये 2 इंटू PF, तो PF बराबर आपका क्या आ गया, PC/2। PF बराबर क्या आ गया, PC/2। PC के नीचे 2 कर दिए। अब यहां देखिए, हमने पिछले डायग्राम में बताया था कि इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो मान रख दीजिए, तो मान रखिए PF, तो PF की जगह आप क्या रखेंगे, F बराबर PC की जगह आप क्या रखेंगे, R/2। तो ये सूत्र आपका सत्यापित हुआ। तो एक सूत्र तो आपका ये सत्यापित हुआ। अब चलिए जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट करके बार बार वीडियो को देखिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी। इस सूत्र को आप इतना आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, इसमें कोई ताम झाम नहीं, कोई उछल कूद नहीं। ठीक है, आइए अब आगे आते हैं हम लोग, और प्रतिबिंब बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो आपतित किरण आप देखते हैं ना, बार बार मैं दर्पण पे जो किरण को आपतित करता हूं, तो उसका परावर्तित होने के कुछ नियम कानून हैं। मैं 4 नियम आपको बताऊंगा। उन 4 नियम में से किसी 2 का इस्तेमाल करके आप सारे रे डायग्राम बना सकते हैं। केवल ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, 4। तो देखिए पहला, फर्स्ट, देखिए ये दर्पण है। मैं पहले 4 दर्पण बना लेता हूं। ठीक है, आपको चारों इकट्ठा मैं बता दूंगा, कम समय लगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी मैं नहीं करना चाहता हूं। टॉपिक तो बड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कम टाइम में ही, देखिए ये पॉलिश्ड हो गया, ये सब काम अब आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये 4 बिहेवियर होगा आपतित किरण का। सब में क्या कीजिए, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसमें भी ध्रुव हो गया, F हो गया, और ये आपका C हो गया, और इसमें भी ये F हो गया और ये आपका C हो गया। ये अब आपको आदत हो जाना चाहिए बनाने का। ठीक है, अब देखिए एक पहला नियम तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण दर्पण पे आपतित होगा तो परावर्तन के बाद हमेशा वो मुख्य अक्ष के फोकस से ही पास करेगा। एकदम ये सब कानून है, और कानून जो लॉ होते हैं उससे हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। इस पेन को अगर हम यहाँ गिराएंगे, ठीक है, तो पटना में भी ये जमीन पे ही गिरेगा, लंदन जाके गिराएंगे तो भी जमीन पे ही गिरेगा, क्योंकि ये लॉ है ना। लॉ से हम लोग फाइट नहीं करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित कीजिएगा आप, तो उसको परावर्तन के बाद फोकस से पास कराइएगा। दूसरा देखिए, अगर फोकस से किसी किरण को आपतित कराइएगा आप, तो परावर्तन के बाद उसको मुख्य अक्ष के समानांतर कर देंगे। समानांतर है तो फोकस से पास होगा, और फोकस से अगर आपतित किए तो उसको मुख्य अक्ष के समानांतर कर दिए, है ना। अब तीसरा देखिए, आप बाकी सब किताब में 3 ही लॉ ज्यादातर में आपको मिलेगा, मैं 4 लॉ आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी किरण को आपतित करेंगे ध्रुव पे, तो आपतन के बाद जितना कोण यहां बना उतना ही कोण से ये
परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि यही कोण आपतन कोण होता है और ये कोण परावर्तन कोण होता है। क्योंकि आपतित बिंदु को देखिए मैंने सी से मिला रखा है, तो यहाँ पे पीसी अभिलंब के तरह काम किया और इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका बराबर हो गया। तो अगर ध्रुव पे आपतित होगा तो उसको परावर्तित कैसे करेंगे, उसी कोण से परावर्तित कर देंगे। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है ये हम थोड़ा सा सी से आपतित कीजिए। सी से वक्रता केंद्र से अगर कोई को किरण आपतित होगी दर्पण पे, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण दर्पण पे आपतित होगी तो वो उसी रास्ते से परावर्तित हो जाएगी, उसी लाइन से वापस परावर्तित हो जाएगी। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं, छोटा सा समझिए। देखिए ये है आपका, तो मैंने क्या बार बार बताया कि वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाला जो लाइन होता है, रेखा होता है, वो अभिलंब की तरह काम करता है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे सपोज कीजिए ये सी है आपका, ये पी है आपका, है ना बच्चों। तो अगर किसी किरण को आप आपतित ही किए उसी से, तो 0 डिग्री हो गया आपतन का कोण, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 0 डिग्री का कोण बना, तो परावर्तन भी 0 डिग्री हो गया। तो इसलिए अगर सी से किसी किरण को आपतित करेंगे तो उसको वापस वहीं परावर्तित कर देंगे, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर इसको पॉज कर करके आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए इन्हीं चारों का इस्तेमाल करेंगे और हम सारा रे डायग्राम बनाएंगे, जिसमें से एक बात मैं आपको पंचलाइन बता दूं कि जो पहला रूल मैंने बताया आपको कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के फोकस से पास करेगा, उसको आप सब में लीजिएगा, सारे रे डायग्राम बनाने में लीजिएगा। और दूसरा कौन सा ले परावर्तित किरण, वो इन तीनों में से सुविधानुसार आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक तो दो तो मैं पहले आपको बता दूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पहला कि यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। वस्तु यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, चाहे कोई भी दर्पण ले लीजिए, कोई भी लेंस ले लीजिए। कारण देखिए, छोटा सा एकदम शॉर्ट में कारण को समझिए। ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है और ये आपका सी है। देखिए अनंत से अगर बहुत सारी किरणें आती है तो वो सारे किरणों को हम लोग आपस में समानांतर मानते हैं। ये मैथमेटिक्स का फैक्ट है, क्योंकि अनंत का मतलब हो गया बहुत दूर, और वहां से जो जितनी भी किरण आएगी वो सब आपस में समानांतर मानी जाती है। और पृथ्वी पर अगर कोई रेखा आप ड्रॉ करते हैं तो उसके भी वो समानांतर होता है। तो अनंत से आता हुआ कोई भी किरण जो रहेगा वो क्या होगा ना, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। कोई भी किरण 10 लाइए, 20 लाइए, और याद रखिएगा हमेशा 2 किरण आपतित किरण का प्रयोग करके प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि बात परावर्तित किरण के मिलने की है। तो जब तक 2 परावर्तित किरण नहीं रहेंगे तो मिलेंगे कैसे। तो लीजिए, तो दोनों अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो दोनों परावर्तन के बाद कहां से पास करा दीजिएगा, फोकस से, ठीक है। तो फोकस पे देखिए दोनों परावर्तित किरण फोकस पे मिली। मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब की परिभाषा कि परावर्तित किरण जिस बिंदु पे आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे देखिए दर्पण के सामने जो है जब भी मिलेगा वो तो वास्तव में मिलेगा, तो वास्तव में मिलेगा तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। तो यदि वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं तो देखिए प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब फोकस में बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है और प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, एकदम डॉट लाइक स्ट्रक्चर, बिंदु की तरह आपका ये छोटा हो जाता है, ठीक है। ये था पहला। अब सेकंड देखिए, सेकंड हम लोग बता रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे ना, वस्तु को हम लोग आगे लाते जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब के पोजीशन में और आकार में क्या अंतर आता है। दूसरा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है, वक्रता केंद्र के पीछे आप वस्तु को रखेंगे। देखिए ये फिर दर्पण, अब ये आपका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। इसको आप अपने से कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कोई डिजिटल डायग्राम आपको नहीं बता रहा हूं कि डिजिटल डायग्राम बना बना के दिखाऊं, एकदम स्लाइड मार मार के, एकदम पेन एंड मार्कर एंड बोर्ड यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से समझिए, ये पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जो दूरी आप ये लेंगे स्केल से, उसी दूरी को ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। अब बना के देखिएगा, एकदम डिट्टो यही आएगा। तो वस्तु को आप वक्रता केंद्र के पीछे रखें तो यहां रखें, ये क्या हुआ, आपतित हुआ,
और अपतन होने के बाद क्या हुआ, फोकस से परावर्तित होगा। क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपने आपतित कराया, तो परावर्तन के बाद वो हमेशा फिर फोकस से पास करेगा। दूसरा देखिए, या तो आप सी से पास करा सकते हैं, या तो आप एफ से भी पास करा सकते हैं आपतित किरण को, या आप ध्रुव पे भी ला सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपके पास तीनों ऑप्शन है, तो यहां पे मान लीजिए हम फोकस से पास कराएं, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अगर फोकस से आपतित होगा, पीछे देखिएगा ठीक इसके पहले, तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया ये। तो देखिए, एक परावर्तित किरण ये है, दूसरा ये है, और दोनों इस बिंदु पे मिला, यहां आपका प्रतिबिंब बन गया। सिंपल है प्रतिबिंब बनाना। चार में से कोई दो लेना है, जिसमें एक हमेशा लीजिएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, बाकी दूसरा जो है या तो एफ से आपतित करा के समानांतर कर दीजिएगा। सी से अगर आपतित कराते हैं, देखिए आप सी से अगर इसको आपतित कराते ना इस पे स्केल से, तो उसी पाथ पे लौटता, तो परावर्तित किरण फिर भी यही मिलता। अगर आप इसको ध्रुव से आपतित कराते तो परावर्तन के बाद जो ये आता फिर भी यही मिलता। इमेज के, प्रतिबिंब के परिस्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रतिबिंब आपका कैसा बना, तो देखिए नीचे लिखा हमने कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, और चूंकि फिर ये दर्पण के सामने बना तो एकदम वास्तविक बनना है इसको, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकृति क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आप पॉज कर करके रोक रोक के जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि बातों को समझ सके, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसका प्रयोग आप जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु को इस बार हमने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। देखिए ये फिर दर्पण, फिर वही राम कहानी, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, और इस बार वस्तु को मैंने यहां रखा। तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर लीजिए, तो परावर्तन के बाद वो फोकस से ही पास करेगा। कन्फर्म कानून ऐसा बोलता है, हम आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं बच्चों। दूसरा, फिर एफ भी आगे है आपका, पी भी आगे है, सी पे तो आपने वस्तु को रख दिया है, तो ज्यादा आसान होता है कि फोकस से ही पास कराइए, और इसको क्या कीजिए आप आपतित करके, और मुख्य अक्ष के ये समानांतर हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिबिंब यहां बनेगा। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण इस बिंदु पे मिला, और यहीं पे प्रतिबिंब बना। मान लीजिए आपका वस्तु है ए बी, तो प्रतिबिंब भी आपका हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि ये वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं आप, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यही एक परिस्थिति है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कब बराबर होगा? अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो प्रतिबिंब भी हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दूसरी बात, इसके प्रकृति, तो चूंकि दर्पण के सामने वास्तविक कट हुआ, इंटरसेक्ट किया है, ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे, जब भी दर्पण के सामने, तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। आकार, तो क्या है आकार? वस्तु के आकार का, यानी जितना बड़ा, अगर वस्तु आपका 3 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी आपका 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा, यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन खूब बढ़िया से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और एक बात और देखिएगा, मैं वस्तु को अनंत से लाया वक्रता केंद्र के पीछे, फिर वक्रता केंद्र पर, तो मैं जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ ला रहा हूं ना, वस्तु अनंत पे था तो फोकस पे प्रतिबिंब बना, वक्रता केंद्र के पीछे लाया तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, और आगे लाया तो वक्रता केंद्र पर आ गया। अब और आगे ले जाइएगा वस्तु को तो प्रतिबिंब और पीछे आएगा। यानी जैसे जैसे वस्तु को आप दर्पण की तरफ ले जाएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाएगा, और प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पहले बिंदु बना, फिर वस्तु से छोटा बना, फिर वस्तु के बराबर बना, अब वस्तु से बड़ा बनेगा अगला स्टेप में। तो वक्रता केंद्र के बाद हम वस्तु को कहां रखते हैं? जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। तो देखिए, फिर मैंने अवतल दर्पण बनाया एक, फिर देखिए P है ये, फोकस है ये, और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहां पे इस बार मैंने आपसे बात किया, ठीक है। C से अब आगे ले गए वस्तु को, तो फिर एक मुख्य अक्ष के समानांतर आया और परावर्तित होकर फोकस से पास किया, और दूसरी किरण को आप क्या करेंगे? फोकस से आपतित करेंगे, और ये क्या कर देंगे आप?
ऐसे फोकस से आपतित हुआ अगर तो परावर्तन में मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दोनों कट किया, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये आपका वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब है। तो क्या हुआ, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे आ गया और प्रतिबिंब का आकार आप देख रहे हैं वस्तु के आकार से बड़ा हो गया। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। प्रकृति चूंकि दर्पण के सामने है तो वास्तविक बना, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा सब वास्तविक होगा और आकार वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो ये इसके खास पॉइंट्स हुए। चलिए अब यहां से ऑब्जेक्ट को और उठाकर हम लोग यहां लाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में लाएंगे। तो एक एक करके आप देखते जाइए कि प्रतिबिंब पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, आइए इस बार हम लोग वस्तु को फोकस पे, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो फिर रामायण चालू, वही राम कहानी। एफ ये आपका सी हो गया, वस्तु को आपने एफ पे रखा। ठीक है, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर लाइए और फोकस से पास करा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, वस्तु को आपने एफ पे रख दिया, तो इस बार तो आगे एफ है नहीं कि एफ से आप इंसिडेंट कराएंगे। हाँ, पीछे सी है, तो बहुत सारे किताब में आप देखिएगा सी को और इस वस्तु के टिप्स को, शीर्ष को ज्वाइन करते हुए एक लाइन आपतित करता है और चूंकि सी से आपतित हुआ तो उसी बिंदु पे परावर्तित कर देगा। हमने एक और आपको इसलिए रूल बताया कि अगर आप ध्रुव पे आपतित करते हैं तो ध्रुव पे आपतित होने के बाद परावर्तन भी उतना ही डिग्री से होता है वो। और ये दोनों जो परावर्तित किरण आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये समानांतर हो जाएगा और समानांतर रेखाएं आपस में मिलती नहीं है, ऐसा हम लोग को पढ़ाया गया है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि समानांतर रेखाएं भी अनंत पर जाकर मिलती है, अनंत पर जाकर, क्योंकि अनंत से आती हुई सारी रेखाएं समानांतर होती है और समानांतर रेखाएं जब अनंत तक जाती है तो वहां मिलती है। इसका मतलब ये समानांतर रेखा मिलेगा कहां, अनंत पर जाकर। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और चूंकि दर्पण के सामने बना तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और आकार वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या देखें आप, अनंत पे वस्तु है तो डॉट बना बिंदु के तरह साइज का, अनंत पे सी के पीछे लाए तो थोड़ा इमेज का साइज बढ़ा प्रतिबिंब का, सी पे लाए तो बराबर हो गया, सी और एफ के बीच लाए तो अभी पीछे देखे आप बड़ा बना, अब एफ पे लाए तो और बड़ा बना, हो गया कहानी इसका वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ खत्म। ठीक है, अनंत पे। तो एक बात याद रखिएगा कि वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, काल्पनिक वास्तविक बनेगा। वस्तु अगर फोकस पे है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उल्टा, बहुत छोटा के बदला बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब वस्तु को थोड़ा और आगे ले चलते हैं हम लोग और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसका डेली लाइफ में यूज है। क्या है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए। तो देखिए ये हमने आपका फिर अवतल दर्पण बनाया और फिर हमने ये ध्रुव लिया। ठीक है, ये फोकस लिया और ये हमने वक्रता केंद्र लिया। अब इस बार वस्तु को हम यहाँ रखें। ठीक है, तो एक मुख्य अक्ष के समानांतर लाइए और परावर्तन के बाद फोकस से पास करा दीजिए। दूसरा को क्या कीजिए, ध्रुव पे आपतित कराइए और ध्रुव पे आपतित कराने के बाद इसको जितना कोण यहाँ बना उतना ही कोण से इसको हम परावर्तित कर दिए। तो देखिए ये जो दोनों परावर्तित किरण है ना, देखिए यहाँ पे इसके बीच का दूरी और यहाँ पे इसके बीच का दूरी, यहाँ पे इसके बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है ना, समानांतर तो नहीं हुआ। समानांतर होने का मतलब था कि अनंत पे जाके मिल जाता, भैया ये समानांतर है ही नहीं, बढ़ते जा रहा है तो अनंत पे भी नहीं मिलेगा, तो वास्तविक रूप से परावर्तित किरण नहीं मिलेगा। तब इसको हम लोग मिलता हुआ प्रतीत करते हैं। ठीक है, तब मिलता हुआ प्रतीत कीजिएगा तो देखिए ये जो परावर्तित किरण है ना, इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, ऐसे डॉटेड लाइन में दोनों को ऐसे बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं जाकर ये कटेगा और जहां कटेगा वहां प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए मैंने काल्पनिक प्रतिबिंब के परिभाषा में लिखा था कि जब परावर्तित किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में मिल नहीं पाई, तो उसको हम लोग क्या किए, पीछे बढ़ाकर प्रतीत करवाए, मिलता हुआ प्रतीत करवाए, तब ये प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब सीधा बना। पहली बार आप देखें कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, तो दर्पण के सामने का सारा प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, प्रकृति
इसका काल्पनिक या उसी को आभासी भी आप बोलते हैं तो काल्पनिक बनता है ये, और आकार वस्तु से बड़ा बनता है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब आपको मिलता है। आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब यदि आपको चाहिए तो एकमात्र केस है यही कि वस्तु को आपको फोकस और पोल के बीच में ही रखना होगा, ठीक है। तब देखिए इसका यूज क्या है। अब इसका यूज मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी पे आधारित है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण जो बनता है ना, इसी पे। उसमें क्या होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण अवतल दर्पण का बना होता है। पहले तो याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है वो, उत्तल नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है और चेहरा बड़ा दिखने के कारण शेविंग करना, दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, या दांत के डॉक्टर के जो माथा में देखते हैं दर्पण बंधा रहता है वो अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देखिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण अवतल दर्पण होते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो चेहरे का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर उपलब्ध करा दिया, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की यही प्रक्रिया है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में मैं आपको निश्चिंत कर दूं कि मात्र एक तरह का प्रतिबिंब बनेगा। बाकी एक तो है कि अगर अनंत पे वस्तु है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे वस्तु है तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब उत्तल दर्पण में आप फोकस पे वस्तु रख ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस दर्पण में अब ये सतह हमने पॉलिश नहीं किया, ठीक है। काटा तो हमने इसी गोले से, ठीक है, ये गोला हमने काटा, लेकिन इस बार इस सतह को हम पॉलिश कर दिए तो परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है। तो बाहर की ओर उभरा हुआ है तो देखिए इसमें इस बार क्या हो गया आपका, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, सब उधर चला गया, जबकि वस्तु इधर होगा। वस्तु तो आप दर्पण के सामने रखेंगे, सब काम गड़बड़, ठीक है। तो फोकस पे तो वस्तु आप रख ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे तो अनंत पे, तो अनंत पे वस्तु रहेगा तो यहाँ भी प्रतिबिंब फोकस पे ही बनेगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ वक्रता केंद्र के पीछे वक्रता केंद्र और फोकस के पीछे फोकस, ये सब टेंशन नहीं है। आप उत्तल दर्पण में वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी दूरी पे रखेंगे तो देखिए आपतित हुआ और ये बेचारा तो परावर्तित हो जाएगा इधर। तो हमने बोला कि आपको समानांतर अगर मुख्य अक्ष क्या है तो उसको तो फोकस से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे डायग्राम बनाने में क्या कीजिएगा, परावर्तित तो आप कीजिएगा बच्चों स्केल रख के, लेकिन इसका डॉटेड लाइन फोकस से ऐसे पास कराइएगा, क्योंकि मिलता हुआ प्रतीत करवाना है। दूसरा देखिए हम लोग यहीं से टिप से ही क्या करेंगे ना, यहाँ पोल पर आपतित कराते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे किताब में दिया हुआ सी से आपतित कराया जाएगा, ठीक है। पोल से आपतित कराया तो जितना कोण से आपतित कराए हम उतना ही कोण से ये परावर्तित हो जाएगा। इधर आपतित किए और परावर्तित हो गया तो इसको भी आप क्या करेंगे, मिलता हुआ प्रतीत करवाएंगे। तो देखिए ये मिलता हुआ प्रतीत जो हुआ यहाँ हुआ और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, वस्तु को आप किसी भी दूरी पे रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, प्रतिबिंब हमेशा इसमें आपका पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा, है ना। हमेशा काल्पनिक बनेगा, सीधा, हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, इसका फिक्स है। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए, वो भी अगर काल्पनिक, तो एकमात्र उत्तल दर्पण के प्रयोग से ही आप ये काम कर सकते हैं। ये सारी स्टेटमेंट मैं जो भाषण दे रहा हूँ ना, कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं को बनाकर पूछा जाता है। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो दिखाऊंगा। तो यही कारण है कि इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ देखते हैं ना, पीछे का गाड़ी आता हुआ देखने के लिए, वो सब उत्तल दर्पण का बना होता है। क्यों? इसलिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रखिएगा, उसका सीधा प्रतिबिंब नजदीक बन जाता है ध्रुव और फोकस के बीच में। इसलिए गाड़ी पीछे का देखना आसान हो जाता है। आप देखिएगा दर्पण पे लिखा हुआ रहता है
कि एक्चुअल डिस्टेंस और एपियर डिस्टेंस में अंतर है। मतलब ये मत समझिएगा कि बगल में यहाँ गाड़ी का फोटो आ गया तो पीछे एकदम इतना ही दूर पे गाड़ी होगा, गाड़ी दूर हो सकता है। तो कितना भी दूर वस्तु को नजदीक करके और सीधा प्रतिबिंब बना देता है ये, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है गाड़ी में साइड मिरर के रूप में। तो ये था बच्चों प्रतिबिंब बनने की पूरी प्रक्रिया। अब मैं अगले वीडियो में आपको दर्पण सूत्र सत्यापित करूंगा और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बनाने का और चिन्ह परिपाटी को इतना तरीके से बता दूंगा कि आज के बाद आपको दर्पण के किसी भी आंकिक प्रश्न को बनाने में रत्ती भर भी परेशानी नहीं होगी। ये मैं गारंटी देता हूं कि चिन्ह परिपाटी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए अगला वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, सामान्य तरीके से सामान्य बोर्ड पे मार्कर लेकर पढ़ाने का, किसी बड़े चैनल की तरह मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मन में एक जुनून है कि मैं सारी बात आप लोगों को समझा दूंगा। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो तुरंत आपको पता चले और आप उसको देखकर सब कुछ समझ सकें। हमको पता है आप जीनियस हैं और हमारे इस लिंक को, हमारे इस चैनल को आप अपने मित्रों में, जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आपके तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। तो चलिए ललन सर के शिक्षालय पे फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।